नमस्कार। ये एक गहरा विश्लेषण है। आज हम दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण संकट पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा शहर जहाँ की हवा इतनी, आप कह सकते हैं, जहरीली है कि कहा जाता है यहाँ सांस लेना मतलब दिन में कई सिगरेट पीना। हमें इस पर काफ़ी जानकारी मिली है, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं और दिल्ली वालों की अपनी बातें भी हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सर्दियों की बात नहीं है, कुछ महीनों की कहानी नहीं है ये तो एक बहुत पुरानी और काफ़ी उलझी हुई चुनौती है। और ये जो स्रोत है हमारे पास, ये हमें दिखाते हैं कि भाई ये प्रदूषण आता कहाँ से है, इसका लोगों की सेहत पर, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, जो कि काफ़ी भयानक है। हाँ, और इससे निपटने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, ये सब। तो चलिए कोशिश करते हैं इस धुंध के पार देखने की। हमारा इरादा है कि इस संकट की गहराई को समझें, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसका इंसानी पहलू क्या है और समाधान की तरफ क्या हो रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हवा है कितनी खराब, ये AQI क्या चीज़ है जिसका जिक्र बार बार आता है। हाँ, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक पैमाना है हवा की गुणवत्ता नापने का। जैसे 0 से 50 अच्छा मानते हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली में खासकर सर्दियों में AQI अक्सर 300 को पार कर जाता है, जिसे बहुत खराब कहते हैं, और 400 के पार यानी गंभीर। और कभी कभी तो 500 से भी ऊपर चला जाता है, गंभीर प्लस या खतरनाक जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, 500 के भी पार। ये एक खतरनाक श्रेणी है। 500 से ऊपर, मैंने सुना है कि ये तो सरकारी आंकड़े हैं, असलियत शायद और भी डरावनी हो सकती है। आप सही कह रही हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि PM 2.5 का जो सेफ लेवल है सालाना औसत, वो सिर्फ 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए। सिर्फ 5? जी, सिर्फ 5। और दिल्ली में सर्दियों में ये 100, 200 या उससे भी कहीं ज्यादा पहुंच जाता है म्यूजियम क्यूब में। बाप रे। एक स्रोत में तो मैंने पढ़ा कि दिवाली के ठीक बाद एक इंटरनेशनल मॉनिटर ने AQI 2500 तक दर्ज किया था। 2500? ये तो यकीन करना मुश्किल है। और सरकारी मॉनिटर 500 पर ही क्यों रुक जाते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। उनका तर्क होता है कि देखिए, 300 से ऊपर तो हवा वैसे ही खतरनाक है, तो फिर 500 से ऊपर का नंबर दिखाने का कोई प्रैक्टिकल मतलब नहीं रह जाता। पर ये दिखाता तो है कि स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ सकती है। बिल्कुल, यही बात है। अच्छा, अब ये PM 2.5 ये क्या बला है? बार बार हम इसका नाम सुनते हैं। देखिए, PM 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये हवा में तैरते वो बेहद बेहद महीन कण हैं, जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। कितना छोटा हुआ ये अंदाजन? आप अंदाजा लगाइए, हमारे सिर के बाल की जो मोटाई होती है, उससे भी लगभग 30 गुना पतले। ओह, बहुत ही छोटे। हाँ, और ये आते कहाँ से हैं? गाड़ियों के धुएं से, इंडस्ट्री से, पराली जलाने से, इन सब चीजों से। और दिक्कत यह है कि इतने छोटे होने की वजह से ये सांस के साथ फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, और वहां से वो सीधे खून में मिल जाते हैं। और यहीं से मतलब असली खतरा शुरू होता है। ओह, और एक PM10 भी होता है। हाँ, PM10 थोड़े बड़े कण होते हैं, 10 माइक्रोमीटर तक। ये ज्यादातर धूल से, कंस्ट्रक्शन साइट से आते हैं। ये भी नुकसान करते हैं, पर शायद उतने गहरे नहीं जाते जितने PM 2.5। ठीक है। और इनके अलावा जहरीली गैसें भी हैं हवा में। नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये सब मिलकर ही सर्दियों में वो दम घोटू स्मॉग बनाते हैं, धुआं और कोहरे का जानलेवा कॉकटेल। और आम लोग इसे कैसे महसूस करते हैं? उनकी क्या तकलीफें, कुछ पता चला स्रोतों से? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की रोज की परेशानी है। कुछ लोगों की बातें दर्ज हैं। कोई कह रहा था सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रनिंग करने टाइम मतलब सही से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कोई कह रहा है अभी भी आप देखिए, अभी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और आंखों में जलन, वो तो बहुत आम है। एक और व्यक्ति ने कहा आंखों में जलन है। ये सीधी शारीरिक तकलीफें हैं। सुनने में ही बहुत बुरा लग रहा है। तो सवाल ये है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली होती क्यों है? क्या ये सिर्फ दिल्ली की अपनी समस्या है या इसके तार कहीं और भी जुड़ते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसके कारण लोकल भी हैं, यानी दिल्ली के अंदर के, और रीजनल भी हैं, मतलब आसपास के इलाकों से आने वाले। अच्छा, और फिर इन सबको मौसम से और बिगाड़ देता है। ठीक है। तो पहले उन कारणों को समझते हैं जो दिल्ली के अंदर हैं, जो साल भर रहते हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो गाड़ियों का है। आपको पता है दिल्ली में कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं? 1,30,00,000 से ज्यादा। बाप रे। जी, ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा है। पुरानी डीजल गाड़ियां
ट्रैफिक जैम, ये सब मिलकर खासकर सर्दियों में PM 2.5 प्रदूषण का करीब-करीब 20 से 25% हिस्सा बन जाते हैं। 25% तक सिर्फ गाड़ियों से? और उद्योगों का क्या रोल है? देखिए, दिल्ली और उसके आसपास NCR में बहुत सारे छोटे बड़े उद्योग हैं। कई अभी भी कोयला या फर्नेस ऑयल जैसे गंदे ईंधन इस्तेमाल करते हैं। और जब बिजली जाती है तो डीजल जनरेटर चलते हैं। हाँ, वो तो बहुत चलते हैं। बिल्कुल। और उनसे सीधा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM कण हवा में मिलते हैं। और ये जो धूल उड़ती रहती है हर तरफ, कंस्ट्रक्शन का काम तो दिल्ली में कभी रुकता ही नहीं लगता। सही कहा आपने। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और सड़कों से उड़ने वाली धूल, ये PM10 का एक बहुत बड़ा सोर्स है, शायद 30 से 40% तक। इतना ज्यादा? हाँ, टूटी सड़कें, खुले में पड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब हवा को खराब करते हैं। और एक और चीज है, खुले में कचरा जलाना, पत्ते जलाना, बायोमास चलाना, ये भी एक लोकल कारण है। खासकर ठंड में लोग आग सेकने के लिए जलाते हैं। ये तो हुए दिल्ली के अंदर के कारण, लेकिन आपने कहा था कि बाहर के कारण भी है और मौसमी कारण। अक्टूबर-नवंबर में ऐसा क्या होता है कि हालत इतनी बिगड़ जाती है? हाँ, और यहीं पर तस्वीर और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। अक्टूबर-नवंबर में एक बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ जाता है, वो है पराली जलाना। पराली, स्टबल बर्निंग जिसे कहते हैं। जी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान जब धान की फसल काटते हैं तो खेत में जो पराली बच जाती है उसे वो अगली फसल यानी गेहूं की बुवाई के लिए खेत जल्दी तैयार करने के चक्कर में जला देते हैं। और उसका धुआं उड़कर दिल्ली आ जाता है। बिल्कुल। हवा का रुख उन दिनों ऐसा होता है कि ये धुआं सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिल्ली NCR तक पहुंच जाता है। और अंदाजा है कि जब पराली जलाना पीक पर होता है तो ये दिल्ली के PM 2.5 लेवल में 40% तक का योगदान कर सकता है। 40%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन क्या किसानों के पास कोई और रास्ता नहीं होता? देखिए, उनकी भी अपनी मजबूरियां बताई जाती हैं। एक तो अगली फसल बोने के लिए टाइम बहुत कम होता है, और पराली को खेत से हटाने या वहीं पर मैनेज करने वाली जो मशीनें हैं जैसे हैप्पी सीडर, वो या तो महंगी हैं या फिर उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं है। तो ये एक आर्थिक और लॉजिस्टिक दोनों तरह की चुनौती है उनके लिए। समझ आता है। और दूसरा विलेन जो सर्दियों में आता है, पटाखे। दिवाली के आसपास तो हवा और भी खराब हो जाती है। हाँ, पटाखे, खासकर दिवाली जैसे त्योहारों पर, ये स्थिति को एकदम से बहुत तेजी से बिगाड़ देते हैं। इनसे जो भारी धातु और महीन कण निकलते हैं वो PM 2.5 के स्तर को खतरनाक लेवल पर पहुंचा देते हैं, और हवा कई दिनों तक गंभीर या खतरनाक बनी रहती है। और इस पर राजनीति भी खूब होती है। हाँ, बिल्कुल। कुछ स्रोत बताते हैं कि कैसे पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि किसकी वजह से बैन ठीक से लागू नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो हर साल का है। पर क्या ये सवाल भी उठता है कि कहीं पटाखों पर इतना फोकस करके जो साल भर प्रदूषण फैला रहे हैं बड़े सोर्स, उनसे ध्यान तो नहीं हट रहा? ये बात भी कुछ विश्लेषणों में उठाई गई है कि हाँ, पटाखे नुकसान करते हैं, उन पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन क्या वो समस्या का सबसे बड़ा हिस्सा है या वो एक आसान टारगेट बन जाते हैं? ये एक बहस का मुद्दा है। और मौसम, आपने कहा था मौसम भी विलन है, वो कैसे? मौसम का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सर्दियों में। एक चीज होती है जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, यानी तापमान का उल्टाव। वो क्या होता है? आमतौर पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है, लेकिन सर्दियों में रात के समय जमीन तेजी से ठंडी होती है, तो जमीन के पास की हवा ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी और भारी हो जाती है। अच्छा, तो सर्दियों में हवा की रफ्तार भी बहुत कम हो जाती है, हवा स्थिर हो जाती है, बहती नहीं है, तो ये प्रदूषक शहर से बाहर भी नहीं निकल पाते, वहीं जमा होते रहते हैं। और दिल्ली की लोकेशन का भी कोई रोल है? हाँ, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी इसमें मदद करती है। ये इंडो-गैंजेटिक प्लेन में है और उत्तर में हिमालय है, तो ये पहाड़ भी एक तरह से हवा के बहाव को रोकते हैं। और कोहरा? सर्दियों में कोहरा भी तो बहुत होता है। सही बात है। सर्दियों में हवा में नमी ज्यादा होती है, इससे बनता है कोहरा या धुंध, और ये नमी हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को, खास तौर पे PM 2.5 को अपने अंदर जकड़ लेती है। इसी से बनता है स्मॉग, यानी स्मोक प्लस फॉग। ये न सिर्फ दिखना कम करता है बल्कि प्रदूषण को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और खतरनाक बना देता है। एक स्रोत ने तो इसकी तुलना ऐसे की है जैसे एक बंद कमरा हो, उसमें खूब सारा सिगरेट का धुआं भर दिया जाए और फिर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए जाएं। वो जहर कहीं बाहर निकल ही नहीं पाता। ये सुनकर ही घुटन सी महसूस हो रही है। और इसका असर, हमने शुरू में कहा था कि दिल्ली की हवा में सांस लेना रोज की 10-20, कुछ लोग तो 50 सिगरेट पीने के बराबर बताते हैं। ये तो बहुत ही डरावना है। और ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है जिसके स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर और लंबे असर होते हैं।
सबसे पहले तो सांस की बीमारियां, अस्थमा बढ़ जाता है, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी जैसी बीमारियां ये या तो हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं। और फेफड़ों पर क्या असर होता है लंबे समय में? लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से फेफड़ों की जो काम करने की क्षमता है वो घट जाती है, और सबसे खतरनाक फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। फेफड़ों का कैंसर बिना सिगरेट पिए भी? हाँ, यही तो सबसे चिंता की बात है, क्योंकि ये जो PM 2.5 कण हैं ये खून में मिल जाते हैं, तो ये सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं रहते, ये पूरे शरीर में फैलकर सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर। दिल की बीमारियां भी और दिमाग पर भी कोई असर होता है? कुछ नई रिसर्च इस तरफ इशारा कर रही है कि वायु प्रदूषण का संबंध कॉग्निटिव फंक्शन यानी सोचने समझने की क्षमता में कमी, याददाश्त पर असर और यहाँ तक कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी हो सकता है। ओह, और सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? बच्चों पर, जिनके फेफड़े और दिमाग अभी विकसित हो रहे हैं, बुजुर्गों पर और उन लोगों पर जिन्हें पहले से दिल या फेफड़ों की कोई बीमारी है, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। क्या हमारे पास इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं? कोई स्टडी या आंकड़े? हाँ, बिल्कुल हैं, और वो काफी चौंकाने वाले हैं। एक स्रोत दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की एक लंबी स्टडी का जिक्र करता है। उन्होंने 1988 से 2018 के बीच 30 साल फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी कराने वाले मरीजों को देखा। अच्छा, क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि इन 30 सालों में सर्जरी कराने वाले मरीजों में उन लोगों की संख्या 40% बढ़ गई जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी थी। 40% बिना स्मोकिंग वाले मरीज? हाँ, इनमें कई युवा थे, महिलाएं थी। ये सीधा इशारा है कि हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का कितना भयानक असर हो रहा है। ये तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और सुनिए, एक और स्टडी बताती है कि दिल्ली में करीब 22 लाख बच्चों के फेफड़ों को ऐसा नुकसान पहुंच चुका है जो शायद कभी ठीक ही न हो पाए। इररिवर्सिबल डैमेज। 22 लाख बच्चे? जी, और शिकागो यूनिवर्सिटी की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एपिक की एक स्टडी का अनुमान है कि अगर दिल्ली WHO के मानकों को पाले तो यहाँ रहने वालों की औसत उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 12 साल तक बढ़ सकती है। 10 से 12 साल? मतलब हम अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ इस हवा की वजह से कम जी रहे हैं। यही मतलब है। ये आंकड़े हिला देते हैं। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल लगभग 15 लाख मौतें सीधे PM 2.5 प्रदूषण की वजह से होती हैं। 15 लाख मौतें? हाँ, और आप अस्पतालों का हाल देखिए, खासकर दिवाली के बाद या जब प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। सांस की तकलीफ वाले मरीजों की लाइन लग जाती है। OPD में 3-3 गुना मरीज बढ़ जाते हैं। ये तो सिर्फ स्वास्थ्य का पहलू हुआ, जो अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। लेकिन इसका असर सिर्फ सेहत तक तो नहीं रहता होगा? बिल्कुल नहीं, इसका आर्थिक और सामाजिक असर भी बहुत बड़ा है। सोचिए, जब लोग बीमार पड़ते हैं तो काम पर नहीं जा पाते, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। हाँ, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता होगा। बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, फिर दिल्ली की इमेज खराब होती है, टूरिज्म पर असर पड़ता है, हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना बोझ पड़ता है। विश्व बैंक का एक अनुमान है कि सिर्फ वायु प्रदूषण से भारत को सालाना 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। 50,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। और समाज पर, लोगों की जिंदगी पर कैसे असर दिख रहा है? सामाजिक स्तर पर देखें तो जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बहुत गिर जाती है। लोग बाहर जाने से डरते हैं, बच्चों को खेलने नहीं भेज पाते, एक अजीब सा तनाव रहता है हमेशा। हाँ, वो तो है। एयर प्यूरिफायर, पहले कौन जानता था इन्हें? अब दिल्ली के कई घरों में ये जरूरी चीज बन गए हैं। मास्क पहनना अब सिर्फ कोविड की वजह से नहीं, प्रदूषण की वजह से भी आम है। नेबुलाइजर मशीनें घरों में दिख जाती हैं। एक स्रोत में चीन के बीजिंग का जिक्र था कि कैसे उन्होंने पिछले 10 साल में काफी इच्छा शक्ति दिखाई और अपने प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया है, जबकि उसी दौरान दिल्ली की हालत और खराब हुई है। अच्छा, मतलब ये हो सकता है अगर चाहें तो? हाँ, ये उदाहरण यही दिखाता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सही नीतियां हो और उनका सख्ती से पालन हो तो बदलाव लाया जा सकता है। तो फिर दिल्ली में क्या हो रहा है? इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं, सरकार ने कदम उठाए हैं, पर जैसा हमने कहा, ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। कई लेवल पर काम करना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। GRAP, ये क्या है? कैसे काम करता है? ये असल में एक तरह का इमरजेंसी प्लान है। हवा की क्वालिटी के हिसाब से कुछ एक्शन अपने आप लागू हो जाते हैं। जैसे ही AQI एक लेवल से ऊपर गया, मान लीजिए बहुत खराब हो गया, तो कुछ कदम उठाए जाते हैं। जैसे डीजल जनरेटर पर बैन लग जाता है, पार्किंग फीस बढ़ा दी जाती है ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, सड़कों पर पानी छिड़का जाता है धूल कम करने के लिए।
और अगर हवा और खराब हो गई, गंभीर हो गई? तब और सख्त कदम, जैसे सारे कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के काम रोक दिए जाते हैं। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर दी जाती है, ज़रूरी सामान वालों को छोड़कर। और अगर हालत बहुत ही बिगड़ जाए तो स्कूलों को भी बंद करना पड़ता है, ताकि बच्चों का एक्सपोजर कम हो। अच्छा, ये तो हुए इमरजेंसी वाले उपाय, जब आग लग गई तब कुआं खोदने जैसा थोड़ा। लेकिन क्या लंबे समय के लिए भी कुछ हो रहा है, ताकि ये नौबत ही कम आए? हाँ, लॉन्ग टर्म उपाय भी चल रहे हैं, जैसे कि बेहतर फ्यूल BS6 और नई गाड़ियों को बढ़ावा देना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने पे जोर है। CNG बसें, इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाना। इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs को अपनाने के लिए भी पॉलिसी बन रही है। और पराली और धूल के लिए क्या हो रहा है? पराली के लिए कोशिश है कि किसानों को सब्सिडी पर मशीनें दी जाएं, जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, ताकि वो पराली ना जलाएं। और पराली के दूसरे उपयोग, जैसे उससे बायोफ्यूल बनाना या बिजली बनाना, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पर जैसा हमने पहले बात की, मशीनों की कीमत और उपलब्धता, ये अभी भी बड़ी दिक्कतें हैं। धूल कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल होता है। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग यानी मशीनों से सफाई, ये सब किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज को कहा जा रहा है कि वो साफ ईंधन जैसे PNG इस्तेमाल करें। और कोई नेशनल लेवल का प्रोग्राम? हाँ, एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP है। इसका लक्ष्य है कि 2026 तक देश के प्रमुख शहरों में PM का लेवल 2017 के मुकाबले 40% तक कम किया जाए। सुनने में तो ये सब काफी अच्छा लगता है, काफी सारे उपाय हैं, पर जमीन पर असर कितना है और क्या मुश्किलें आ रही हैं इन्हें लागू करने में? यहीं पर असली चुनौती है, और स्रोतों में भी इस पर काफ़ी चिंता जताई गई है। सबसे बड़ी मुश्किल है कोऑर्डिनेशन की कमी। अलग-अलग सरकारी विभाग और खासकर अलग-अलग राज्य, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, UP, इनके बीच तालमेल की भारी कमी है। हाँ, क्योंकि प्रदूषण तो किसी एक राज्य की सीमा में बंधा नहीं रहता। बिल्कुल। उसे रोकने के लिए एक रीजनल अप्रोच चाहिए, एक साझा रणनीति चाहिए, जो अक्सर दिखती नहीं है। सब अपनी अपनी तरफ दिखते हैं। और क्या दिक्कतें? दूसरी बड़ी दिक्कत है तेजी से बढ़ता शहरीकरण। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कचरा बढ़ रहा है, ये सब प्रदूषण को बढ़ाते जाते हैं। फिर नीतियां तो बन जाती हैं, पर उनका इन्फोर्समेंट, उन्हें लागू करवाना, वो बहुत कमजोर है। नियम टूटते रहते हैं और कोई खास सजा नहीं होती। पूरे NCR को एक यूनिट मानकर काम करने की जरूरत है शायद। बिल्कुल, एक इंटीग्रेटेड प्लान और उसका कड़ा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। क्या इन उपायों की इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठे हैं कि ये कितने कारगर है? हाँ, कुछ एनालिसिस ये भी कहते हैं कि अक्सर फोकस उन चीजों पे ज्यादा रहता है जो आसानी से दिखती हैं या जिन पर शोर मचाना आसान है, जैसे पटाखे हो गए या प्राइवेट गाड़ियां। हाँ, जबकि जो बड़े सोर्स हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योग या पावर प्लांट, उन पर शायद उतनी सख्ती नहीं हो पाती या उतनी निगरानी नहीं होती। और एक बजट वाली बात आपने बताई थी, वो तो बहुत ही चौंकाने वाली थी। हाँ बिल्कुल, एक रिपोर्ट में ये बात आई कि पर्यावरण मंत्रालय को प्रदूषण कंट्रोल के लिए जो पैसा मिलता है, उसका बहुत ही कम हिस्सा, एक बार तो सिर्फ 1% असल में खर्च हो पाता है। सिर्फ 1%? जी, तो ये सवाल उठता है कि क्या हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी है, या प्लान को लागू करने की क्षमता की कमी है, या दोनों की? जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो रिसोर्स एलोकेशन और उसका इस्तेमाल उस लेवल का क्यों नहीं है? ये वाकई बहुत गंभीर सवाल है। इस पूरी कहानी में आम आदमी कहाँ है? लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? लोगों की तरफ से भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दिखती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, हमें भी कुछ करना चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कहता है। तो कुछ लोग सारा दोष सरकार पर या दूसरों पर डाल देते हैं। लोग खुद ऐसे हैं, या आदमी अपने आप को भी नहीं सुधार रहा। बहुत से लोग चाहते हैं कि सरकार और कड़े कदम उठाए, सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या एक तरह की उदासीनता भी आ गई है कि भाई अब तो ये ऐसा ही है? हाँ, ये एक बहुत चिंता की बात है जो कुछ लोगों की बातों से लगती है। जैसे किसी ने कहा, अब तो यूज्ड टू हैं दिल्ली के लोग। ये यूज्ड टू हो जाना, इस जहरीली हवा का आदी हो जाना, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर हम समस्या की गंभीरता को कम आंकने लगते हैं। एक स्रोत में इसे भेजे और फेफड़े की लड़ाई कहा गया था। इसका क्या मतलब है? ये एक बड़ा अच्छा विश्लेषण था। मतलब ये कि हमारे फेफड़े तो प्रदूषण का कहर झेल रहे हैं, वो सिग्नल दे रहे हैं कि कुछ गलत है, वो बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन हमारा भेजा, हमारा दिमाग कभी कभी उन वैज्ञानिक तथ्यों को, उन खतरों को नजरअंदाज कर देता है। कैसे? हम धर्म के नाम पर या परंपरा के नाम पर या राजनीति की वजह से या बस अपनी आसानी के लिए उन चीजों को सही ठहराने लगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये एक तरह का संघर्ष है हमारे दिमाग और हमारे शरीर के बीच।
और ये चीज समाधान ढूंढने में एक बड़ी सामाजिक रुकावट बन जाती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो दिल्ली का वायु प्रदूषण एक बहुत ही जटिल पहेली है। इसके कई कारण हैं, गाड़ियां, उद्योग, पराली, धूल, कंस्ट्रक्शन और फिर मौसम जो इसे और बिगाड़ देता है। इसका असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, करोड़ों लोगों की सेहत पर, उनकी उम्र पर, बच्चों के भविष्य पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, हर चीज पर पड़ रहा है। समाधान पता है, नीतियां भी बनी हैं, पर उन्हें लागू करने में बहुत चुनौतियां हैं, तालमेल की कमी है, शायद इच्छा शक्ति की भी कमी है। तो आखिर निचोड़ क्या निकलता है इसका? निचोड़ ये है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, एक स्वास्थ्य आपातकाल। और स्रोतों से एक बात बिल्कुल साफ है, जब तक इसे एक नेशनल क्राइसिस की तरह नहीं देखा जाएगा, जिसके समाधान के लिए केंद्र सरकार, सारी संबंधित राज्य सरकारें, इंडस्ट्री, किसान, नागरिक सब एक साथ मिलकर पूरी ईमानदारी से लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊ समाधानों पर काम नहीं करेंगे, तब तक शायद स्थिति में कोई बड़ा बदलाव लाना बहुत बहुत मुश्किल होगा। हमें टुकड़ों में नहीं, एक साथ मिलकर सोचना होगा। और जैसा कि एक स्रोत याद दिलाता है, हमारा संविधान आर्टिकल 21 हमें जीवन का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जीवन के अधिकार में साफ हवा में सांस लेने का अधिकार शामिल है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। तो अंत में शायद सोचने वाली बात यही है हम सबके लिए, इस संकट की गंभीरता को देखते हुए, इसकी गहरी जड़ों को समझते हुए और ये मानते हुए कि हम कहीं ना कहीं इसके आदी होते जा रहे हैं, तो वो कौन सी सामूहिक चेतना जगानी होगी, वो कौन सी राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी जो साफ हवा को सिर्फ एक मौसमी बहस ना समझे, बल्कि हर नागरिक का, हर दिन का बुनियादी हक माने और उसे पक्का करने के लिए लगातार साल भर युद्ध स्तर पर काम करे।